नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2019 वर्ष के GS1 के कुछ सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अपने आज के लेक्चर में उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन और सीरीज़ का 8वां क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। उसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से भौगोलिक कारक हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों से शरणार्थियों को आकर्षित करता है। ऐसे कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश में अलग अलग कोनों से लोग रेफ्यूजी बनकर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है वो है एक्सप्लेन, या फिर हमको व्याख्या करनी है। अब अगर दोस्तों हम उत्तर शुरू करने की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप इस बात को एक्नॉलेज करें कि भाई उत्तर प्रदेश ने काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ को लगातार अट्रैक्ट किया है, शरणार्थियों को आकर्षित किया है। और अपने इस स्टैंड को मजबूत करने के लिए यहाँ पे आप कोई डेटा का उल्लेख कर सकते हैं, कोई डेटा भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि उत्तर में पूछा गया है, आप रीजंस लिखना शुरू हो जाइए कि ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों से शरणार्थियों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। देखिए, सबसे पहले हमने इस बात को माना है, इस बात में हामी भरी है कि भाई उत्तर प्रदेश जो है वो रिफ्यूजीज़ को अट्रैक्ट करता है। उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो फेवरेबल है रिफ्यूजीज़ के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक डेटा का मेंशन किया है। डेटा में लिखा गया है कि 50,000 रिफ्यूजी जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से थे वह इस क्षेत्र में आए हैं, इस क्षेत्र में पाए गए हैं। और उनमें से करीब 38,000 तो ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के तराई क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की, पीलीभीत क्षेत्र की। और इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ रिफ्यूजीज़ हैं वो हिंदू हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं और जो 1971 में यहाँ पे माइग्रेट किए थे। दोस्तों 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के एक तथ्य हमारे सामने आते हैं। उस दौरान बांग्लादेश से कई शरणार्थी ऐसे थे जो इस क्षेत्र में आके बस गए थे। अब आपको समझाना है कि वो इस क्षेत्र में क्यों आए उस समय। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। इंदिरा गांधी जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी सारे कैंप्स लगवाए थे और जो ये लोग थे ये रोज़गार की तलाश में ये क्षेत्र में आकर रहने लगे और गन्ने के खेतों में ये मज़दूरों के रूप में काम करने लगे। इनको उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि किसी भी प्रकार का रोज़गार चाहिए था। तो यहाँ पे गन्ने के खेत बहुत ज़्यादा थे और क्योंकि कैंप्स भी यहीं पे लगवाए थे तो ये उस समय इन गन्ने के खेतों में काम करने लगे और अभी तक ये उसी क्षेत्र में बसे हुए हैं। उसके अलावा अगर हम भूगोल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है वह शरणार्थियों के लिए एक अनुकूल डेस्टिनेशन के तौर पे कार्य करता है। इसकी जो सीमा है वो नेपाल से टच होती है। इस तरफ बांग्लादेश से भी ज़्यादा दूर नहीं है और इस तरफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम सेंटर में ये पड़ता है। तो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है वो यहाँ पे आप उसका मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो आता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र वो गंगा के फर्टाइल प्लेन्स के जोन में आता है, जो मैदानी क्षेत्र है। तो यानी कि ये क्योंकि फर्टाइल है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर संबंधित बहुत सारे रोज़गार जनरेट किए जा सकते हैं। कई लोग इस कारक की वजह से भी इस क्षेत्र को प्रेफर करते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये क्षेत्र इतना फर्टाइल है तो इसी के आसपास ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ भी एस्टैब्लिश होंगी। कम से कम ऐसी इंडस्ट्री तो यहाँ पे एस्टैब्लिश होंगी ही जिनका रॉ मटेरियल इस क्षेत्र से आ सकता है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वालों के लिए भी
ये क्षेत्र एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, क्योंकि हमको सिर्फ ज्योग्राफिकल इसकी लोकेशन के संदर्भ में ही बात करनी है तो आप ये गंगा के मैदानों के बारे में बात कर सकते हैं। फिर उससे जुड़ी हुई एक आप कृषि के संबंधित बात कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई एक आप इंडस्ट्री के संबंध में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें इस क्षेत्र में उगेंगी, अगर वो जिस जिस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल या कच्चे माल का कार्य करेगी, वो इंडस्ट्री जो है इसी लोकेशन पे एस्टैब्लिश होना चाहेगी। इसका कारण एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश में ही मार्केट उसका बन जाएगा, तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा दूर से नहीं लाना पड़ेगा और मार्केट तक पहुंच भी आसान रहेगी। और जो पूरा हमने सर्कल डिस्कस किया है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है रोज़गार के सृजन में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन में। तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसी एरिया में होगा, कहीं पे जॉब के अवसर बढ़ेंगे, तो लोग तो उस चीज़ से आकर्षित होकर उस क्षेत्र में आएंगे ही। और इसीलिए भी यह जो क्षेत्र है मैदानी गंगा का क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ बहुत सारे लोग आसपास एक क्षेत्र में रहते हैं। तो एक तो आपने ये हिस्टोरिकल टाइम के अनुसार बता दिया कि गन्ने के खेतों में उनको मजदूरों का काम मिल गया था। एक आपने अभी के परिदृश्य पे बता दिया कि जो गंगा के मैदान है वो फर्टाइल है, एग्रीकल्चर में स्कोप आ जाता है, उसके अलावा आसपास की इंडस्ट्रीज में स्कोप आता है। इंडस्ट्री में भी मैं जाऊँ तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें रोज़गार की ज़रूरत होती है। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट भी डेवलप्ड है, तो मार्केट तक पहुँच भी आसान हो जाती है। इसकी वजह से ये क्षेत्र तरक्की करता है और इसकी वजह से ये लोगों को आकर्षित भी करता है। ये एक आंसर इसका हो सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों आप कई सारे फैक्टर्स इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि प्रश्न में पूछा गया है ज्योग्राफी के बारे में, तो जो भी आप फैक्टर लिखें उसको ज्योग्राफी से संबंध स्थापित करने का प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से ज्योग्राफिकल कारण हैं जिसकी वजह से वो आसपास के क्षेत्रों से शरणार्थियों को आकर्षित करता है। फिर दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आपको भारत में शरणार्थी संकट के बारे में बताना चाहेंगे। इससे ली गई इन्फॉर्मेशन को आप कहीं पे भी अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई 31 जनवरी 2022 को 46,000 से ज़्यादा रिफ्यूजीज़ रजिस्टर हो चुके हैं UNHCR इंडिया के साथ, और ये मेनली आए हैं म्यांमार या फिर अफ़गानिस्तान से। ये जो भी शरणार्थी हैं ज़्यादातर जो है शहरी इलाकों में रहते हैं और जो वहाँ का जो मेन होस्टिंग समुदाय है उसके साथ ही रहते हैं। इसमें भी 46% जो है वो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं और करीब 36% बच्चे हैं। भारत का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो दशकों से ये विभिन्न शरणार्थी समूहों को रहने के लिए जगह दे रहा है, बसने के लिए जगह दे रहा है, उनकी मेज़बानी कर रहा है। और कई लोग जो जबरन विस्थापित हुए हैं उनके लिए समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अपने आंसर में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से लिखना हो कि किस प्रकार भारत बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को होस्ट कर रहा है तो आप ये लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे लिखना हो कि किस प्रकार से महिलाएं और बच्चे जो हैं उनको हर तरीके से भारत सरकार संरक्षण दे रही है, तो आप इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि रिफ्यूजीज़ तक को हम लोग अपने देश में बसने के लिए जगह दे रहे हैं, उसके अलावा उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनके रोज़गार के लिए प्रयासरत हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे जो सवाल है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तो उसकी उत्पत्ति तो सागरीय इलाकों में होती है, लेकिन जैसे ही वो स्थल के पास पहुँचता है ये धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाता है। तो इसके ही कारण को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है, यानी मुख्य वर्ड आपका हो गया स्पष्ट करें या फिर एक्सप्लेन करना। रीजंस आपको लिखने हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको इस प्रकार का उत्तर जब शुरू करना हो तो आप शुरू करिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के परिभाषा लिखते हुए, और फिर उसके बाद आप उसको इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये समुद्री भागों में बनते हैं, यहाँ उनकी उत्पत्ति होती है और यहाँ पे ये मजबूत होते हैं, लेकिन हवा के साथ जैसे ही ये स्थलीय भाग के आसपास आते हैं इनकी जो शक्ति है, जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और आगे बढ़ते बढ़ते ये एकदम क्षीण हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली ये खत्म हो जाते हैं, डिसिपेट कर जाते हैं। और फिर आगे अपने उत्तर में आपको इसी बात को प्रूव करना है अलग अलग रीजंस देके। यहाँ पे दोस्तों अगर हम रीजंस की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग सागर के आसपास चलते हैं। भाई यहाँ पे जो उसके सरफेस टेम्परेचर होता है वो करीब 26 डिग्री सेल्सियस के अगर आसपास होगा तो वो एक ऑप्टिमम कंडीशन बनाता है किसी भी चक्रवात के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है।
और दूसरी बात, ये चक्रवात का जो फ्यूल होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आपका फ्यूल होता है पेट्रोल, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार जो चक्रवात है इसका फ्यूल होता है मॉइस्चर, आर्द्रता या फिर ह्यूमिड एयर। यानी कि जब तक इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा ये मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। अब आपको मालूम है जैसे ये स्थलीय भाग के आसपास पहुंच जाएगा, ये जो सागर से मॉइस्चर ऑब्टेन कर रहा था वो कट हो जाएगा। अब जब ये इस क्षेत्र में चलेगा तो इसका जो है फ्यूल वो समाप्त होता जा रहा है, इसीलिए धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है और आगे जाके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मान लीजिए आगे इस क्षेत्र में कोई ऐसी नदी हो जिसके ऊपर ये आ गया, तो वापस उसका जो फ्यूल है, जो उसका पेट्रोल है यानी कि मॉइस्चर, आर्द्रता, वो उसको मिलने लगेगा और फिर से वो मजबूत हो जाएगा और आगे की तरफ चल निकलेगा। तो एक तो मैंने पहला फैक्टर आपको बताया कि जो सी का होता है सरफेस टेम्परेचर, वो ऑप्टिमम होता है इसकी उत्पत्ति के लिए। लेकिन अब यहाँ पे इसका जो फ्यूल है वो होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर जब तक मिलता है तब तक ये बढ़िया काम करता है, पूरे ज़ोरों से काम करता है। जैसे ही मॉइस्चर मिलना कम होता है इसकी फ्यूल की सप्लाई कट हो जाती है और धीरे धीरे करके ये समाप्त होने लगता है। लेकिन अगर उस स्थलीय भाग पे बीच में कोई नदी आ रही हो और ये चक्रवात इस नदी के ऊपर पहुंच गया तो ये वापस से स्ट्रांग होने लगेगा, वापस ताकतवर होने लगेगा, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर, जो कि फ्यूल था, वो इसको वापस मिल गया। उसके अलावा एक बात ये भी है कि जो स्थल वाला भाग होता है, जो लैंड एरिया होता है दोस्तों, वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा होता है सी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इसको रोकने वाला जो प्रतिरोध है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वही प्रतिरोध जब यह स्थलीय भाग पे चल रहा हो। तो क्योंकि रेजिस्टेंस भी थोड़ी मजबूत हो जाती है, इस वजह से धीरे धीरे करके इसकी शक्ति कम होने लगती है और अल्टीमेटली जाके ये समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको अपने उत्तर में चीज़ें लिखनी होंगी। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो और बेहतर रहेगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कोशिश करें या तो आप डायग्राम बनाएं या फिर मानचित्र या फिर मैप्स बनाएं, जिससे आपका उत्तर और बेहतर होगा। एग्जामिनर को लगेगा कि आपको इसकी एप्लीकेटिव नॉलेज भी है, आपने मात्र रटा नहीं है, आपने चीज़ों को समझा है। तो अब देखते हैं दोस्तों हमने किस प्रकार से यहाँ इसका उत्तर लिखा है। पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताया कि इसकी उत्पत्ति जो है वो समुद्र के ऊपर होती है, यानी सागरीय भागों पर इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। क्यों? अब हम लोग इसमें कारण का जिक्र करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको, जो स्थलीय भाग है वहाँ पे ज़्यादा प्रतिरोध होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। उसके अलावा जो चक्रवात है वो हमेशा समुद्री भागों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, वहीं से वे अपनी ताकत हासिल करते हैं। जैसे ही किसी स्थल के आसपास आते हैं, भूभाग के आसपास आते हैं, स्थलीय भूभाग के आसपास आते हैं, तो उनके मार्ग में अनेक प्रतिरोध आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आगे बढ़ने की शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। हालांकि जब वे समुद्र में आगे बढ़ रहे होते हैं तो इस प्रकार के जो प्रतिरोध हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर हम उसी चीज़ को कंपेयर करते हैं स्थल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इम्पोर्टेंट तो भूमि का घर्षण होता है, यह भी एक बाधा के रूप में सामने आता है। फिर अगर मॉइस्चर की बात करें, जैसे मैंने बताया, मॉइस्चर का कट ऑफ होते ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि ये उसका फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल का काम होता है, ऐसे ही मॉइस्चर इस साइक्लोन के पेट्रोल की तरह काम करता है। पेट्रोल ख़त्म होने लगेगा, उसकी सप्लाई नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे करके गाड़ी रुकने लगेगी। फिर हम बात करते हैं समुद्र के तापमान के बारे में, जो कि करीब 26 डिग्री सेल्सियस होता है। वह एकदम ऑप्टिमम होता है, वो इष्टतम होता है एक चक्रवात के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उसके बनने के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए, और वह उसको ताकत प्रदान करता है। इसकी जो ऊर्जा है वो बेसिकली गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों से प्राप्त होती है, जब समुद्र की सतह का तापमान करीब 26.5 डिग्री के आसपास होता है। अगर ये उससे अधिक हो गया तब चक्रवात नहीं बनेंगे। उसके अलावा भाई जो समुद्री पानी है, जो समुद्री जल है, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आता, तो इसीलिए भी वो आगे बढ़ता जाता है शक्ति के साथ पूरी। लेकिन जब हम लोग भूभाग पे स्थलीय भूभाग पे आ जाते हैं, तब अलग अलग क्षेत्रों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। यानी हो सकता है यहाँ पे 30 डिग्री हो और किसी जगह पे 20 डिग्री हो, तो आपके टेम्परेचर के डिफरेंस में करीब 10 डिग्री का अंतर आ गया, जिससे चक्रवात की शक्ति प्रभावित होती है और वह बहुत दूर तक नहीं जा पाता।
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि समुद्र में ही अपनी वो शक्ति खोने लगता है। वो तब होता है जब ये कोस्टल एरियाज़ के पास होता है, तटीय क्षेत्रों के पास होता है। मान लीजिए यहाँ पे वो अभी कहीं है, ये तटीय एरियाज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो हवा आती है चलती हुई, वो हवा ह्यूमिड नहीं होती, उसमें नमी नहीं होती। और मैंने आपको बताया जो मॉइस्चर है, जो आर्द्रता है, वो तो इसका फ्यूल है, क्योंकि ये ड्राई एयर यहाँ से आती है और जब वह साइक्लोन से टकराती है तो वह उसकी शक्ति को कम करने लगती है। तो अगर आर्द्रता में कमी हो जाती है तो धीरे धीरे चक्रवात जो है वो क्षीण हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस थे आपको इस तरीके से बताने होंगे, साथ में उसके साथ जुड़ा हुआ लॉजिक भी बताना होगा ऐसा क्यों होता है। और इसके अलावा आप चाहें तो एक इंडिया का मैप ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ज़्यादा साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं, क्यों आते हैं। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, चक्रवातों के प्रकार की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के साइक्लोन्स होते हैं। एक तो होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसा कि नाम बता रहा है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज या फिर टेम्परेट एरियाज में बनता है, जो कि हाई लैटिट्यूड या फिर उच्च अक्षांश में होते हैं। ये जो है एयर मास के कारण बनता है, जैसे कि हमने अभी अपने एक लेक्चर में बात की थी। जब दो एयर के बड़े बड़े पैकेट एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक कोल्ड होता है और दूसरा उसकी अपेक्षा में थोड़ा गर्म होता है, तो इन दोनों के टकराने पे एक फ्रंट बनता है। ये जो फ्रंट होता है ये या तो कोल्ड हो सकता है या फिर वार्म हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वाला एयर मास ज़्यादा एक्टिव है। अगर कोल्ड वाला गर्म को धक्का मारता है ऊपर की तरफ तो वो कोल्ड एयर मास बनता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि धक्का मारा गया है तो बड़े बड़े बादल बनते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है। वहीं पे अगर वार्म एयर मास अपने आप धीरे से ऊपर उठ जाता है तो ऐसे में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बादल बनते हैं और हल्की हल्की बारिश होती है। अल्टीमेटली हमेशा जाता ऊपर वार्म एयर मास ही है, क्योंकि वह हल्का होता है, लेकिन उसको धक्का मारा गया है या वो खुद ब खुद जाता है, इस पे बनता है इस प्रकार के अलग अलग फ्रंट्स। इन्हीं से संबंधित है ये वाला चक्रवात। उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बताया समुद्री इलाकों में बनता है, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनता है। मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है समुद्र का, इसमें इस एरिया में थोड़ी ज़्यादा तपन हो गई है, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो लो होगा। आसपास के अपेक्षाकृत थोड़े ज़्यादा प्रेशर वाले, हाई प्रेशर वाले होंगे, तो ऐसे में क्या हाई प्रेशर से हवाएं जो हैं लो प्रेशर की तरफ आती हैं। अब हवाएं लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं, फिर इस पर एक्ट करता है कोरियोलिस बल। जो कोरियोलिस बल है इन हवाओं को धक्का मारता है। मान लीजिए अगर ये राइट हैंड साइड पे धक्का मार रहा है तो जो हवा सीधी जा रही थी अब वो हवा धीरे धीरे ऐसे करके घूम के जाने लगेगी, लेकिन क्योंकि बीच वाला लो प्रेशर है वो उसको ही भरने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होगी। अब ये वाली हवा पे जब ऐसे धक्का लगेगा तो ये इधर जाने लगेगी, लेकिन अल्टीमेटली उसे आना बीच में है। ऐसा ही सभी हवाओं के साथ होगा, तो आप देखेंगे इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और धीरे 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 करके ये साइक्लोन में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार से बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो है निम्न दाब केंद्र के चारों तरफ जब हवा सर्कुलेट होकर आती है तो उससे बनता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। और अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनना है और आगे बढ़ना है और ताकत हासिल करनी है तो कुछ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमने पहले ही पढ़ लिए। सी सरफेस टेम्परेचर जो है 26 के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके अलावा ये जब तक पानी पे रहता है तब तक ये अच्छे से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे ही लैंड वाले इलाकों में आता है इसकी फ्यूल की सप्लाई जो कि मॉइस्चर की सप्लाई है वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कमज़ोर पड़ के पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फिर लैंड जो है रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर लगाता है जो वाटर में नहीं मिलती, इसलिए वाटर में तेज़ी से चलता जाता है। अब इसके चलने की जो डायरेक्शन होती है उसको विंड्स इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हवा इस दिशा में बह रही है तो जो साइक्लोन है वो इसी दिशा में चलने लगेगा और इस क्षेत्र पे जाके टकराएगा, क्योंकि हवा के साथ ही ये बहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। फिर दोस्तों एक टेबल हमने आपके लिए यहाँ पे बनाई है, एक फ्लो चार्ट बनाया है बेसिकली। इस फ्लो चार्ट को आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं अगर आपको कुछ कम शब्दों में बड़ी बात करनी हो तो। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि साइक्लोन के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले वाटर टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं। पानी का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों माफ़ करिएगा, एक पीछे करेक्शन हमको करना होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने गलती से इसको
इस प्रकार से कह दिया था कि 26 डिग्री से ज़्यादा होगा तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। होता यह है, जब तक 26 डिग्री से ऊपर नहीं होगा तब तक वो नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक ठंडा पानी होगा, ठंडे इलाके होंगे, तब तक वो वैसे ही नहीं बन सकता। उसको बनने के लिए हमने देखा लो प्रेशर एरियाज चाहिए। तो भाई लो प्रेशर एरियाज का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो करीब 26.5 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान ज़्यादा होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब तापमान अधिक होगा इससे, तभी वो कंडीशंस बनेंगी जहाँ पे चक्रवात या फिर साइक्लोन फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा सही है, थोड़ा सा बताने में मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि 26.5 या 27 डिग्री से जब तक ऊपर तापमान नहीं होगा तब तक चक्रवात नहीं बनेंगे। दूसरी बात, जैसे जैसे ये हाइट गेन करेगा, जो यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही होंगी, वो ऊपर आते ही जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएंगी। दोनों तरफ वो बादल बनाएंगी, ये बादल से इस तरफ वर्षा होगी। जो ये बीच में एरिया होता है, इसको हम लोग आई बोलते हैं साइक्लोन की। तो यानी जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेंगी वो ठंडी होती चली जाएंगी। अधिक मात्रा में अगर आर्द्रता मौजूद होगी तो उसको अच्छे से फ्यूल मिल पाएगा, तो वो अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। विंड शेयर कम होना चाहिए, यानी कि अगर इस प्रकार से कोई तेज़ी से विंड आ रही हो तो वो इसके फॉर्मेशन में बाधा डाल सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे विंड इस तरीके से ऊपर उठ रही है, और अगर कोई ऐसी विंड आ रही है जो इस वाली ऊपर उठती हुई वायु को काट रही है, तो यहाँ पे साइक्लोन सही से नहीं बन पाएगा। तो जो विंड का शेयर है, यानी इस प्रकार से काटने वाली जो वायु है, वो कम होना चाहिए। इक्वेटर से कम डिस्टेंस जो है वो 5 डिग्री तो होना ही चाहिए, और एक डिस्टर्ब्ड क्षेत्र होना चाहिए जो पहले से मौजूद हो, क्योंकि ऐसी प्रणाली जहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे चक्रवात आसानी से बन सकता है। अब मान लीजिए बीच वाला जो एरिया है लो प्रेशर है, यहाँ पे करीब 27 या 28 डिग्री टेम्परेचर है। इधर वाले उसके कंपैरिजन में थोड़े थोड़े ठंडे हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पे 23 डिग्री है, यहाँ पे 23 डिग्री है, यहाँ पे 22 डिग्री होगा और यहाँ पे 20 डिग्री होगा। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गर्म ये है, सबसे ज़्यादा निम्न दाब वाला क्षेत्र यही बनेगा, लो प्रेशर जोन यही बनेगा, और इधर उधर से आने वाली हवाएं इसकी तरफ आकर्षित होंगी। फिर कोरियोलिस बल के चलते वो इस प्रकार से घूमने लगेंगी और हमारे सामने उभर के आएगा एक इस प्रकार से घूमता हुआ साइक्लोन। अब फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, टेम्परेचर, उसके अलावा ऊपर की तरफ जब हवाएं उठती हैं तो जल्दी से वो ठंडी होती हैं, उसके अलावा ह्यूमिडिटी की अच्छी होनी चाहिए मात्रा, तभी उसको फ्यूल मिलेगा, इसीलिए वो लैंड पे नहीं बन सकता। उसके अलावा जो हवा इसको काटने का प्रयास कर रही हो वो कम से कम होनी चाहिए। फिर इक्वेटर से कम 5 डिग्री का डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वेटर से इस तरफ और इस तरफ हम लोग डोल्ड्रम्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की हवाएं नहीं होती। हवा यहाँ पे आके ऊपर उठ जाती है और इस प्रकार यहाँ से आके ऊपर उठ जाती है। तो ये बीच का क्षेत्र है जो इक्वेटर या भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, दोनों तरफ 5 डिग्री के फैलाव में जो ये क्षेत्र है ये डोल्ड्रम होता है, इसमें किसी प्रकार की हवा नहीं होती। तो जब हवा ही नहीं होगी तो यहाँ पे साइक्लोन किस प्रकार से बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक डिस्टर्ब्ड सिस्टम मौजूद होना चाहिए जहाँ पे कुछ प्रेशर डिफरेंसेस हो, यानी दाब का आपस में डिफरेंसेस होंगे तभी साइक्लोन बन पाएगा। हवाएं हर तरफ से उस पर्टिकुलर तरफ जहाँ पे निम्न दाब है वहाँ आ पाएंगी। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जहाँ पे हमसे इरिगेशन के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मौजूद माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए और एग्जाम्पल दीजिए। तो दोस्तों लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बताना है। ये हमारा पूरी तरीके स्टैटिक क्वेश्चन है, जो आपके बुक में होता है हमको वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख के आनी है। यहाँ पे उदाहरण भी आपको देने हैं, कोई कीवर्ड मेंशन्ड है नहीं। भाई शुरुआत में आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, यानी लघु सिंचाई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में मौजूद हैं। इससे संबंधित यहाँ पे आप आंकड़ों का भी उल्लेख कर सकते हैं। फिर आप कुछ एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं और अल्टीमेटली आप बता सकते हैं किस तरीके से ये जो सिंचाई योजना है ये इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों इसमें लिखने को हमारे पास बहुत सारा होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 125 शब्दों की लिमिट है। उसमें भी प्रयास ये रखिएगा कि आप 110 शब्दों में ही अपना उत्तर समाप्त कर दें, जिससे कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपके पास सफिशिएंट टाइम बचे। इसी प्रकार जो 200 वर्ड्स के सवाल होते हैं उसमें आप प्रयास कीजिए कि 180 शब्दों में ही अपना उत्तर खत्म कर दें। सबसे ज़रूरी आपके लिए आपके एग्ज़ाम में पेपर कंप्लीट करना होगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आप 10-20 शब्द कम भी लिखेंगे
तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी सवाल में कुछ शब्द ज़्यादा लिख दिए, मान लीजिए 125 के बजाय 140 शब्द लिखा है, तो आपने अगले वाले क्वेश्चन का जो टाइम है वो इसको दे दिया, तो उसका टाइम कम बचेगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर सही से नहीं हो पाएगा आगे वाला। यह संभावित है कि आपका जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जितने शब्द दिए हैं कोशिश करें उससे 10-15 शब्द कम ही लिखें। तो दोस्तों हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने इसमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में माइनर इरिगेशन जो सोर्सेज हैं वो करीब 75% से ज़्यादा है ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया। जो कुल सिंचित क्षेत्र है इस राज्य का, उसमें लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचा गया हिस्सा करीब 75% से भी अधिक है। यानी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस राज्य में। और इसमें से भी जो 75% से अधिक सिंचाई की जाती है वह निजी नलकूपों और अन्य स्रोतों की मदद से की जाती है। यानी पहले ही जो इरिगेशन है उसमें 75% तो माइनर इरिगेशन से आता है, और इस माइनर में भी 75% जो आता है वो प्राइवेट ट्यूबवेल से आता है, और बाकी 25% बाकी सभी एरियाज से आता है। अब जो राज्य के मैदानी क्षेत्र हैं दोस्तों, वह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों में सामुदायिक नलकूप योजना लागू की जा रही है, यानी कम्युनिटी ट्यूबवेल स्कीम यहाँ पे लागू की जा रही है। इन एरियाज़ में इरिगेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि ये फर्टाइल एरियाज़ हैं। तो इसमें अगर प्रॉपर इरिगेशन पहुँच गया तो ये इन क्षेत्रों में कृषि की उपज में बहुत वृद्धि हो सकती है। उसके अलावा राज्य में जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग ब्लास्ट कूप, हैवी रिंग, बोरिंग, डीप ट्यूबवेल, इस प्रकार की चीज़ें लागू कर रहे हैं, इनका निर्माण किया जा रहा है। फिर जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है या फिर जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, उन कुछ क्षेत्रों में लघु बांध का निर्माण करने की तरफ ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यानी चेक डैम्स बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में सिंचाई पहुंचाना एक तो श्रमसाध्य है, बहुत ज़्यादा लेबोरियस टास्क है, और यह यहाँ के लिए महंगा भी पड़ेगा। यानी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। तो क्यों ना यहाँ पे चेक डैम्स बनाए जा सकें, या हम लोग चेक डैम्स बनाएं जिससे जल का बेहतर प्रबंधन हो पाए। तो इस तरीके से 3 अलग अलग एंगल्स में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आप कुछ एक माइनर इरिगेशन स्कीम्स के बारे में लिख सकते हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं, जिसमें एक है मीडियम ट्यूबवेल स्कीम, दूसरी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, उसके अलावा डीप ट्यूबवेल स्कीम अपने आप में चलाई जा रही है। फिर चेक डैम कंस्ट्रक्शन स्कीम फॉर रेन हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन या उपयोग के लिए चेक डैम निर्माण योजना, जो अभी हमने देखा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रहा है या फिर इलाहाबाद के आसपास हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन एरियाज़ में इरिगेशन संभव नहीं है, और अगर होगा तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा हमको। फिर ब्लास्ट वेल कंस्ट्रक्शन प्लान चल रहा है। उसके अलावा ये केंद्र की एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसको भी यहाँ पे लागू किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने कुछ एक सिंचाई योजना के बारे में बता दिया, और यहाँ पे आपने क्षेत्र जो इस पूरा राज्य है इसमें अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से लघु सिंचाई पे ध्यान दिया जा रहा है उस बारे में बता दिया। अब दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझते हैं। अगर जो आजकल ज़्यादा चल रहा है माइक्रो इरिगेशन, उसके बारे में आपके समक्ष एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है क्या क्या इसके लाभ हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आंसर बनाया है। आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसको ही अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्यावरणीय लाभ देखते हैं। देखिए, क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, और दोस्तों माइक्रो इरिगेशन का तात्पर्य होता है कि जब भी हम धीरे धीरे जल का उपयोग करके सिंचाई करते हैं और कम कम जल का उपयोग करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग इस क्षेत्र में सिंचाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगाए हैं जो कम पानी का यूज़ करके इसी क्षेत्र में सिंचाई करें। जैसे कि माइक्रो स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, यानी छोटे छोटे पानी के फुव्वारे लगाए हैं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में सिंचाई करे। तो इसमें बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कम पानी की खपत होती है, उपयोग जो है वो कम होता है पानी का, और कितना करीब 40% तक ये कम उपयोग करता है पानी का। तो इतना हम लोग पानी बचा सकते हैं। लेकिन
उस जल जिसका ये उपयोग करता है वो भी टारगेटेड होता है उस क्षेत्र पे जहाँ पे हमको इरिगेशन करना है, यानी पानी जो है वो वेस्ट नहीं बहता। तो क्योंकि ये टारगेटेड तरीके से किसी एक क्षेत्र की सिंचाई करता है तो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है। क्योंकि कम पानी का इस्तेमाल करता है तो इवेपोरेशन से होने वाले जो लॉसेज हैं, कई सारा पानी इस प्रकार नॉर्मल सिंचाई में या कैनाल इरिगेशन में जिसमें पूरे कैनाल से इस प्रकार पानी आता है और छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं जिससे खेतों में जा सके। पर ऐसे मेथड्स में होता क्या है, जब इतना सारा पानी आ रहा है तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होके ऊपर भी जा रहा है, उससे वाटर का वेस्टेज हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ये इवेपोरेशन लॉसेस को बचाता है, पानी इधर उधर व्यर्थ नहीं बहता है और इससे पानी की जो एफिशिएंसी है, उसके यूजेज की जो एफिशिएंसी है वो 50 से 90% तक बढ़ जाती है। क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा पानी एक पर्टिकुलर जगह में देना होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको चाहिए नहीं। अगर आपको कम प्रेशर चाहिए तो उसमें आपको कम एनर्जी अप्लाई करनी होगी। तो इसीलिए जो बिजली की खपत है, जो फिर ऊर्जा की खपत है, वो भी कम हो जाती है, जिससे उसकी दक्षता बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ देखें तो एक समान इसमें फसल की पैदावार होती है। मान लीजिए एक पौधा यहाँ पे लगाए, एक पौधा यहाँ पे लगाए, एक पौधा यहाँ पे लगाए, तो हमने यहीं पे माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रखे हैं जो इस एरिया को पानी पहुँचाएंगे, एक यहाँ पे लगा रखा है जो इस एरिया को पानी पहुँचाएंगे, और एक यहाँ लगा रखा है जो इस एरिया को पानी पहुँचाएंगे। तो एक तो हमने देख लिया वाटर का जो है मिसयूज़ नहीं होगा, और क्योंकि यहाँ पे इसी क्षेत्र में बस पानी पहुँचाना है तो आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। उसके अलावा अब सभी क्षेत्रों में देखिए पानी पहुंच रहा है। पहले होता ये था, अगर इस तरीके से एक बड़े कैनाल से पानी आ रहा है और छोटी छोटी नालियों से खेत में पानी जा रहा है, तो जो यहाँ पे दूर दूर पे फसलें लगी होती थी उनको प्रॉपर तरीके से पानी का सप्लाई नहीं मिल पाता था। क्योंकि उनको जल का सप्लाई नहीं मिल पा रहा, इस वजह से उनकी ग्रोथ हैम्पर होती थी, उनकी जो पैदावार है वो कम होती थी। लेकिन यहाँ पे हर एक क्षेत्र में हम एक माइक्रो स्प्रिंकलर फिट करेंगे या अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पे धीरे धीरे पानी पहुँचाएंगे तो सभी पौधों को समान मात्रा में पानी मिलता है। उसके परिणाम स्वरूप प्रभावी सिंचाई होती है, जिसकी वजह से कृषि पैदावार भी बढ़ती है और पानी की, ऊर्जा की या फिर फर्टिलाइज़र की बर्बादी भी कम हो जाती है। उसके अलावा क्योंकि सही जगह पे पानी पहुंच रहा है तो उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, इन डेटाज को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर आउटपुट तो बढ़ता ही है, और अगर हम लोग उत्पादकता की बात करें तो करीब 42% की तो वृद्धि देखी गई है सब्जियों में और फलों में, और कई जगह पर वेजिटेबल्स में 53% तक वृद्धि देखी गई है। आप ये डेटा कोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप यही लिख सकते हैं कि एक तो उत्पादकता भी बढ़ती है और पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि सही जगह पर पानी पहुंचता है, उस फसल पे पानी अप्लाई होता है, जिसको पानी जितना चाहिए उसको उतना पानी मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे वेस्टेज नहीं होती। तो इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कॉस्ट भी बचती है। जब आपकी कोई चीज़ वेस्टेज नहीं होगी तो आपका खर्चा कम आएगा। भाई जो बिजली आपको उधर लगानी पड़ रही है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपको लगानी पड़ रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती नहीं, कम ऊर्जा लगेगी, तो इसके साथ संबंधी जो कॉस्ट है वो भी तय बात है कि कम हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपके फर्टिलाइज़र जो हैं उनकी वेस्टेज नहीं होगी, तो आपके कम फर्टिलाइज़र में आपका काम चल जाएगा। इस वजह से भी आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी। ज़्यादा आपको कोई लेबर की ज़रूरत है नहीं, तो उससे भी आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। देखा गया है कि इससे करीब 32% तक कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई सवाल आपके सामने आता है। फिर दोस्तों हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 200 शब्दों में आपको आंसर करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश करें 180 में ही इसको अपने आंसर को समाप्त करें। 12 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के साथ एलोकेटेड होते हैं, वो आपको आपके उत्तर के अनुसार मिलते हैं। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे वैदिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है और बताना है कि वर्तमान समय में इसकी क्या सार्थकता है, कितना सिग्निफिकेंट है वो आज प्रेजेंट टाइम में, जो एक समय वैदिक एजुकेशन सिस्टम प्रणाली के नाम से चला करती थी। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे कीवर्ड है वो है डिस्क्राइब या फिर समीक्षा आपको करनी है।
तो क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम की, जब आप अपना उत्तर शुरू करेंगे तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए शुरू करिए और उस समय वो क्या महत्व रखती थी इस बारे में भी बताइए। फिर इससे जुड़े हुए जो मेन फीचर हैं, जो इससे जुड़ी हुई प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख कीजिए। उसके अलावा आपको बाद में लिखना होगा कि वर्तमान समय में यह कैसे सार्थक सिद्ध हो सकते हैं, इनकी प्रासंगिकता क्या है, और अपने लिखे हुए तथ्य को, अपनी लिखी हुई बात को सही ठहराने के लिए आप उदाहरणों का उपयोग करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप इंट्रोडक्शन लिखें तो उसके बारे में लिखें कि ये वैदिक काल में ही प्रचलित थी। आप फिर ये लिख सकते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये शिक्षा व्यवस्था है, ये भारत के कल्चर, उसकी संस्कृति, उसकी समृद्ध विरासत का मूल आधार बनती है। तो आपने जब दोस्तों यहाँ तक लिख लिया तो आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। फिर आप आ जाइए जो ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो दोस्तों उसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो एजुकेशन थी, ये शिक्षा व्यक्तित्व और चरित्र के विकास पर फोकस्ड हुआ करती थी। यानी आपके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, आपके चरित्र का विकास होना चाहिए। इसके अलावा ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास करती थी एक स्टूडेंट में। यहाँ पे फोकस किया जाता था कि शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा सभी धर्मों का सम्मान करना ये बताया करती थी। यहाँ पे जो गुरु हुआ करते थे उनको पिता का दर्जा दिया जाता था। कई जगह पे उनको ईश्वर के समान भी माना गया है। गुरु के ही घर में रह के शिक्षण ग्रहण किया जाता था या फिर शिक्षण होता था, शिक्षा आपको दी जाती थी। ये हुआ करता था दीक्षा समारोह के बाद में। अगर एडमिशन की बात करें तो जब तक किसी बच्चे के नैतिक आचरण नहीं है तब तक उसको इसमें एडमिशन नहीं मिलता था। यहाँ पे सभी को सिखाया जाता था कि भाई सादा जीवन और उच्च विचार यही श्रेष्ठतम तरीके हैं जीवन जीने के। उसके अलावा स्टूडेंट लाइफ में सेलिबेसी या फिर ब्रह्मचार्य को बनाए रखने पे फोकस किया जाता था। यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा ये माना जाता था कि गुरु की सेवा ही एक विद्यार्थी का परम धर्म है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता था तो उसको उस पर्टिकुलर जगह से निकाल दिया जाता था। और सिर्फ ये थ्योरी बेस्ड का ज्ञान नहीं दिया जाता था, वहाँ पे एप्लीकेटिव ज्ञान भी दिया जाता था। वहाँ पे कृषि संबंधी चीज़ें सिखाई जाती थी और भी अलग अलग जो बिजनेस है, जो व्यवसाय हैं, उसके संबंध में भी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का आज कैसे महत्व है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमने अवधारणा पढ़ी है, सादा जीवन उच्च विचार का, अगर आज ये लोग अपनाएंगे तो करप्शन कम होगा, लोगों को लालच कम होगा, लोगों की पैसों के पीछे भागने वाली भूख कम होगी। उसके अलावा जो आजकल शो ऑफ का कल्चर चल रहा है, जिसके चक्कर में लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं, वो कम होगा। लोगों के बीच में ईर्ष्या कम हो जाएगी। लोग शिक्षा के प्रति और ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे। ये हमको सिखाता है किस प्रकार से बड़ों का आदर करना चाहिए। आज के ज़माने में बच्चे अपने पेरेंट्स का आदर नहीं करते, तो अगर इसको हम आज के जीवन में उतार लेंगे तो हमारे बड़ों का आदर करना हमारे आत्मा में ही कहीं सम्मिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना क्वेश्चन का आंसर बनाना होगा। अब देखते हैं हमने इसमें क्या आंसर बनाया है। सबसे पहले वैदिक एजुकेशन कब थी? वैदिक काल में ये प्रिवेल किया करती थी, उस समय ये शिक्षा प्रचलित थी। ये भारत की संस्कृति, उसकी समृद्ध विरासत का मूल आधार बनती है, उसके रूप में उभर के सामने आती है। वर्तमान समय में भी यह वैदिक ज्ञान हमारे लिए कई तरीके से मददगार साबित हो सकता है। अब भाई इस शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले तो देखिए, ये जो शिक्षा थी ये व्यक्तित्व के साथ साथ चरित्र के विकास पर भी ध्यान देती थी। उसके अलावा लोगों का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण ये डेवलप कराती थी वो भौतिकता या फिर मटेरियल लाइफ के ऊपर नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक विचारधारा डेवलप कराने पे ये पूरी तरीके से केंद्रित थी। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। धार्मिक भावनाओं को पहले शिक्षा के क्षेत्र में महत्व दिया जाता था। जो गुरु है उनके घर में ही शिक्षण संस्थान हुआ करता था। छात्र अपने दीक्षा समारोह के बाद वहीं पे रहा करते थे। गुरु को पिता के रूप में देखा जाता था। वह अपने आश्रितों के संबंध में सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे।
यहाँ पे जो मोटो चलता था, जो यहाँ पे विचार चलता था, वो था सादा जीवन और उच्च नैतिकता या उच्च विचार। इस धारणा के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र के विकास पर फोकस किया जाता था। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको उसमें प्रवेश लेना है, तो उसके लिए आचरण में नैतिकता होना ज़रूरी थी। यहाँ पे सभी को अनिवार्य रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचार्य पालन कैसे करना है, इसके लिए भी शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुरु की सेवा विद्यार्थियों के लिए एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। विद्यार्थी गुरु को ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। अगर किसी व्यक्ति ने गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है तो उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता था। फिर ये जो एजुकेशन थी, ये सिर्फ थियोरिटिकल नहीं थी, ये अनुप्रयोगों पर आधारित शिक्षा थी। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी सिखाई जाती थी, जैसे कृषि संबंधित चीज़ें सिखाई जाती थी और जीवन के अन्य व्यवसायों में भी व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पे दिया जाता था। किसी भी विद्यार्थी की पर्सनैलिटी को ऑल राउंड डेवलप करने का यहाँ पे मेन उद्देश्य हुआ करता था। अब आज के समय में भी इस वैदिक शिक्षा की बहुत प्रासंगिकता है। कैसे? सबसे पहले तो नैतिक विकास द्वारा चरित्र का निर्माण वैदिक शिक्षा का एक उद्देश्य रहा है। अगर आज इसका पालन किया जाता है तो भ्रष्टाचार कम होगा, जो कुप्रशासन चल रहा है वो कम होगा। अगर वैदिक शिक्षा के माध्यम से कोई अपने आचरण बदलता है तो वह व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर अभी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए तो छात्रों में अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक उत्तरदायित्व आएगा, अपने कर्तव्यों की चेतना उनमें विकसित होगी। ये जो शिक्षा है इसका बेसिकली आदर्श है एक सामंजस्यपूर्ण विकास करना, यानी एक हार्मोनियस डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना। आजकल के समय में जब सांप्रदायिक हिंसा इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है, इतनी ज़्यादा प्रचलित है, तो इस गुण को हर एक व्यक्ति के अंदर इनकॉर्पोरेट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा वैदिक शिक्षा न केवल सामाजिक कर्तव्यों पर केंद्रित है बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी प्रोत्साहित करती है। यदि इसे वर्तमान जीवन शैली में शामिल किया गया तो यह बहुत मददगार साबित होगा। अगर आदमी सोशल हैप्पीनेस की तरफ देखेगा तो उसके जो सेल्फिश मोटिव्स हैं वो सब दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। लोगों में शो ऑफ की जो टेंडेंसी है वो समाप्त हो जाएगी। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, उनमें जलन की भावना कम हो जाएगी, क्योंकि वो सब चाहेंगे कि सोशल हैप्पीनेस हम अचीव कर पाएँ। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर पूछा गया है। इसमें आपको बताना है इस आंदोलन की क्या भूमिका रही है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर। इस चीज़ का आपको परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। तो आपको अपने कीवर्ड्स मिल चुके हैं। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आप क्विट इंडिया मूवमेंट की इम्पोर्टेंस को यहाँ पे लिखते हुए अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या रहा है, इसका उल्लेख कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि इसकी क्या भूमिका रही है और साथ में आप इसके प्रभावों के बारे में लिख सकते हैं और आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है इसके बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए आप शुरुआत में लिख सकते हैं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो ऐतिहासिक मूवमेंट रहा है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? भाई आप लिखेंगे यहाँ पे डू और डाई का स्लोगन दिया गया, यानी कि करो और मरो का स्लोगन यहाँ पे दिया गया। पहली बार हमने फोकस किया कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हम डोमिनियन स्टेटस में नहीं मानने वाले। तो इस मूवमेंट ने एक पूर्ण स्वतंत्रता का आइडिया जनता को प्रदान किया। तो ये सब लिख के आप अपने उत्तर का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं क्यों ये शुरू हुआ। तो यहाँ पे आप क्रिप्स के बारे में बताते हैं कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, जिसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 में भी उस समय समस्याएं चल रही थी। तो ये सबसे बेहतर समय था क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने का। फिर आप इसके इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हैं। शुरुआत में आप बता सकते हैं कि जैसे ही मूवमेंट शुरू होने वाला था उसी समय जितने भी लीडर्स थे बड़े बड़े, उन सबको जेल हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया। उनके पास जो भी फंड आने वाला था, पैसा आने वाला था, उस सबको फ्रीज कर दिया गया। और फिर यहाँ से कमान संभाली आम जनता ने। इस मूवमेंट में घर घर से लीडर निकल रहे थे। हर आम आदमी इसमें एक लीडर की भूमिका निभा रहा था। जो मूवमेंट था वो पहले हाफ में तो नॉन वायलेंट था,
लेकिन दूसरा हाफ आते आते ये हिंसक हो गया। इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी से संबंधित जो जो बुनियादी ढांचे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन सब में आग लगा दी गई थी। उसके अलावा कई जगह वायलेंस भी देखी गई। अब अगर बात करें कि इसमें पार्टिसिपेशन कितना था या फिर ये लैंडमार्क क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसमें बहुत बड़ी तादाद में मास ने पार्टिसिपेट किया। फिर आप लिख सकते हैं कि घर घर से लीडर निकल रहे थे। जो कमांड थी वो किसी एक आदमी के हाथ में ना होके इसकी डिसेंट्रलाइज्ड कमांड थी, यानी हर क्षेत्र में अलग अलग लीडर्स इस मूवमेंट को चलाने के लिए मौजूद थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मूवमेंट ने फोकस किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ। तो ये सब बातें आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं और इसी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके आप इस उत्तर को लिखिएगा, जिससे कि ज़्यादा रेलेवेंट ये बन जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हमने इसका आंसर किस तरीके से बनाया है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको इतिहास में लैंडमार्क इवेंट के तौर पे माना जाता है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमको एक आइडिया मिला कंप्लीट फ्रीडम का ब्रिटिश रूल से। हमको ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का जो विचार आया वो इस आंदोलन के बाद ही सक्रिय हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जनता भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गई। अभी तक हम डोमिनियन स्टेटस और अलग अलग चीज़ों पे बात किया करते थे, पर अब हमने कहा भाई हमारा रास्ता स्पष्ट है, हमको चाहिए पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता। गांधी जी ने पहली बार गोवालिया टैंक मैदान में अपने एक भाषण में भी यहाँ कहा था कि अब वो स्थिति आ चुकी है, या तो आप करो या फिर आप मरो, लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि जैसे ही ये मीटिंग हुई थी गोवालिया टैंक मैदान में, उसके बाद तुरंत ब्रिटिश ने सभी जो लीडर्स थे बड़े बड़े उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जो मूवमेंट था उसकी कमान आम आदमी के हाथ में चली गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें घर घर से लीडर निकल रहा था। अब ये क्यों हमारे सामने आया, तो ये मूवमेंट जो है, एक तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करा जा रहा था उसके कारण ये मूवमेंट सामने आया, और साथ ही में क्रिप्स जो मिशन यहाँ पे आया था वह विफल हो गया था। तो उसकी विफलता के कारण भी यह आंदोलन सक्रिय हो गया। अब क्या क्या प्रभाव रहे, देखिए गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े जो नेता थे, जो बड़े लीडर्स थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको एक गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। उसके जो भी फंड्स थे उनको पूरी तरह रोक दिया गया। शुरुआत में तो जो मूवमेंट था वो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जो उसका दूसरा भाग था उसने हिंसक प्रवृत्ति अपना ली। यहाँ पे डाकघरों को, रेलवे स्टेशंस को, अलग अलग सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई थी। उसके अलावा भी कई क्षेत्रों में हिंसा देखी गई थी। अब यह जो मूवमेंट था ये ऐतिहासिक क्यों रहा? ये ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत बड़ी तादाद में हुआ था। अधिकांश वर्गों ने विशाल संख्या में इसमें भाग लिया था। आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक विकेंद्रीकृत कमान थी, यानी डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। विकेंद्रीकृत कमान जो थी उसकी वजह से जो लीडर्स थे वो वेट नहीं करते थे, ये जो मासेस थे वो वेट नहीं करते थे किसी एक नेशनल लीडर के होने का। वो अपने क्षेत्र में एक लीडर चुनते थे या हर एक घर से एक लीडर बाहर निकलता था और फिर वह उस आंदोलन को आगे बढ़ाया करता था। इसने आगामी राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभाई है। अंग्रेज़ों ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को गंभीरता से सोचना शुरू किया। इस प्रकार 1940 के दशक में अंग्रेज़ों के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति ही बदल गई और अल्टीमेटली इसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस मूवमेंट को ऐतिहासिक बनाने के लिए। आंदोलन के महत्व का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि करो या मरो का नारा आज तक देशवासियों के जहन में गूंज रहा है। इस प्रकार की कोई बात लिख के आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। फिर दोस्तों अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे या नकारात्मक परिणाम क्या रहे, तो पहला परिणाम तो ये था कि मुस्लिम लीग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई और कंसोलिडेट हो गई। इस पीरियड के दौरान वह पावरफुल होती चली गई और जो वह फैलाना चाह रही थी सांप्रदायिक हिंसा, उसमें वो और ज़्यादा कामयाब होने लगी। मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे अपना जो बेस है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा दिया और जो वहाँ के मुस्लिम किसान थे उनको कहा गया कि भाई आप
देश से हटिए, आप हमारे साथ चलिए, हम एक दूसरा देश आपको देना चाहते हैं जो पूरी तरीके से इस्लाम ओरिएंटेड होगा और वहाँ पे आपको उद्धार होगा, वहाँ पे आपको जन्नत हासिल होगी, ये वादा किया गया। उसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी वह यहाँ पे ब्रिटिश की भी चहेती बन गई। वो जो आंदोलन था उसको क्रिटिसाइज़ करने लगी, उसकी आलोचना करने लगी और ब्रिटिश के युद्ध के प्रयासों में वह अपना समर्थन देने लगी। तो लीग में और अंग्रेज़ों में जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, उनके बीच में करीबी आ गई और इस वजह से जो आने वाले समय में घटने वाला था उसमें लीग की एक अहम भूमिका हो गई। उसके अलावा मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के कार्यों की वजह से देश में सांप्रदायिकता और ज़्यादा बढ़ गई और आने वाले समय में दो अलग अलग राष्ट्रों के लिए मार्ग प्रशस्त होता चला जा रहा था। उसके अलावा इस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश नीति के चलते कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। हालांकि फिर भी पूरी बात कह के आप लिखेंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था या अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण रहा था। इस बिंदु से आगे ही बढ़ना एकमात्र विकल्प रह गया था जनता के सामने। यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता का नारा हमने लगाया था, यहाँ से पीछे हटने की हमारी कोई भी इच्छा नहीं थी। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या पीस के लिए एफर्ट किए गए जिससे कि विश्व में शांति की स्थापना की जा सके, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसका आपको वर्णन करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो अगर पीस की आप बात कर रहे हैं, भाई शांति की बात कर रहे हैं, यानी कि पिछला कुछ बहुत भयंकर बहुत भयावह घट चुका है। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो डिवास्टेशन हुआ है, जो तबाही मची है, उसकी यहाँ पे मात्रा का उल्लेख करें, कितनी गंभीर स्थिति हो गई थी उसका उल्लेख करें। उससे आपका आंसर की भूमिका बन जाएगी। फिर इसके बाद आप लिखें कि इतनी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए, इतनी तबाही को देखते हुए ये तो तय था कि अगर कोई तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये विश्व उसको नहीं झेल पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी था कि अब हम लोग पीस या फिर विश्व शांति के प्रयासों में लग जाएं और फिर आप यहाँ से प्रयास लिखना शुरू करें। भाई आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 1945 में, उसने लीग ऑफ नेशन की जगह ली। लीग ऑफ नेशन अपने कार्यों में पूरी तरीके से फेल हो गया था, अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया था। वो बस ब्रिटेन और फ्रांस को आगे बढ़ाने में, उनको अपीज़ करने में ही लगा रहता था, जबकि उसके मेन उद्देश्य था कि भाई आपको शांति की स्थापना करनी है, कोई और आगे विश्व युद्ध ना हो, इस पे ध्यान रखना है। लेकिन उसने ये काम नहीं किया। इसीलिए 1945 में हमने सोचा हम एक दूसरा संगठन, एक दूसरी बॉडी बनाएं और इसी तर्ज पर हमारे सामने आया यूनाइटेड नेशंस या फिर संयुक्त राष्ट्र। उस समय करीब 51 देशों द्वारा इसको बनाया गया था। इसका मेन काम था कि भाई आपको पूरे विश्व में शांति की स्थापना करनी है। आपको इसका ध्यान रखना है कि कोई भी जो है फोर्स का सहारा ना ले, बल पूर्वक कोई किसी क्षेत्र पे अटैक ना करे। उसके अलावा आपको ये फोकस करना है कि सब जगह सोशल हार्मनी बनी रहे। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो और भी कई सारी बॉडीज़ बनी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई 1946 में। फिर 1948 आते आते एक घोषणा की गई, एक डिक्लेरेशन किया गया, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हमारे सामने आई जिसमें ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया गया। फिर जापान और जर्मनी में स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बने जो वॉर में इन्वॉल्व लोगों को सज़ा देने का कार्य करते थे। फिर जापान का जो सिलेबस था उसमें चेंज किया गया जिससे कि लोगों का नज़रिया जापान के प्रति एक पीसफुल देश का बन पाए और जापान के खुद के नागरिकों का भी जो नज़रिया है वो है जापान के प्रति एक डेमोक्रेटिक या एक लोकतांत्रिक देश का बन पाए। तो इसी प्रकार से आप पीस के जो एफर्ट्स हुए हैं उनका यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिखा है। देखिए पहले तो हमने लिखा है कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसकी समाप्ति के बाद यह बात निश्चित नहीं थी कि यहाँ कोई तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। संभावना बन भी सकती थी और नहीं भी बन सकती थी, लेकिन जो परिणाम हमने दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखे वो पहले विश्व युद्ध की तुलना में बहुत भयावह थे। यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग खंडर सा हो गया था। सेना और नागरिकों को समान रूप से निशाना बनाया गया था।
आंकड़े इतने भयावह थे कि मरने वालों की संख्या बताई जाती है करीब 60 मिलियन, जिसमें 25 मिलियन जो थे वो सोवियत संघ से थे। तो इस प्रकार जो स्थिति की गंभीरता है उसको बताते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हमको करनी थी। हमको विश्व में शांति की स्थापना करनी थी, पीस की स्थापना करनी थी। तो उसके लिए अलग अलग स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई। 51 देशों द्वारा उस समय की गई थी और ये विश्व युद्ध के दुखद अनुभवों को देखते हुए आने वाले समय में शांति स्थापित करेगा, इसी विचार से की गई थी। इससे पहले एक लीग ऑफ नेशन हुआ करता था, जिसको राष्ट्र संघ यहाँ पे कहा गया है, उसको इसने प्रतिस्थापित किया। क्यों? क्योंकि ये जो संघ था ये अपने कार्य, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरीके से विफल रहा था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस पे क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई? सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है। उसके अलावा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने पे आपको कार्य करना है और आपको सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। ये इसके कार्य रखे गए। उसके अलावा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सदस्य जो थे इसके, उन देशों ने बल का प्रयोग ना करने का संकल्प लिया। यह तय किया गया यदि कोई भी राज्य, कोई सदस्य अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है तो अन्य सदस्य उसके खिलाफ गैर सैन्य उपाय करेंगे और यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय द्वारा तय किया जाएगा। जापान के विद्यालयों में एक नया पाठ्यक्रम लाया गया, जिसके साथ जापान में एक लोकतांत्रिक संविधान लाया गया। यह सुधार इसीलिए किया गया जिससे कि ये सबके सामने आ सके कि जापान जो है एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन सकता है, और उसके लिए ये प्रयास किए गए। जापान और जर्मनी में शांति और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गए। इसके अलावा 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई और 1948 में एक घोषणा हुई जिसको हम लोग मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके परिणाम स्वरूप जो भी तबाही मची थी उसका ध्यान करते हुए आगे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई तबाही ना हो और विश्व में शांति की स्थापना हो, इस प्रक्रिया पर पूरा तरीके से फोकस किया गया। तो दोस्तों अपने आज के लेक्चर में हम यहीं तक के सवालों का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।